जय हिंद। आप सभी को ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत है। हम पिछली क्लास की तरह इस बार भी आपके लिए साइंस के यानी कि बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चनों का सार लेकर आए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, और हाँ साथ में ये जितने भी क्वेश्चन है ये हर रेलवे के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रिकाओं में मौजूद नहीं होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो नहीं पाया जाता है उसके बारे में पूछा है। कोशिका द्रव, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर राइबोसोम। तो देखिए जो कोशिका झिल्ली में नहीं पाया, प्रोकैरियोटिक का मीन्स क्या होता है। देखिए नाभिक के आधार पर हम देखते हैं तो नाभिक के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक जो होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक, और दूसरी जो होती है उसका नाम है यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वो होती है जिनका केंद्रक जो होता है अर्ध विकसित होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका केंद्रक विकसित ही ना हो। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है जिसका नाभिक कैसा हो, प्राचीन हो, उसी को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक। या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसका जो नाभिक होता है डेवलप ही नहीं हो पाता है, अर्ध विकसित होता है, तो इस प्रकार की कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है नया। ठीक है, जिसका नाभिक नया होता है या जिसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं उसी को क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। तो ये नाभिक के आधार पर जीवों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसमें कौन सा अंग नहीं पाया जाता है, कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति या फिर राइबोसोम। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। अब जो नाभिक होता है, नाभिक की खोज किसने की थी, तो नाभिक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका के नाभिक की खोज की गई थी। और नाभिक को क्या कहा जाता है, तो कोशिका का मैनेजर कहा जाता है। नाभिक को क्या कहा जाता है, कोशिका का मैनेजर, कोशिका का मैनेजर कहा जाता है नाभिक को, क्योंकि ये सारे ऑर्गन को मैनेज करके रखता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मैनेजर कहा जाता है। तो ये कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका के आसपास एक आवरण बना होता है जिसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। तो ये कोशिका झिल्ली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्रकेंद्रिकाएं मौजूद नहीं होती उसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, ये दोहरी परत की एक झिल्ली होती है जो केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है, जिसमें बाहरी झिल्ली अंतः प्रदवी जालिका से जुड़ी होती है और जिसमें राइबोसोम भी होते हैं। ठीक है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में, ये भी आपको बता दिया गया। और इसे क्या कहा जाता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। नियंत्रण सारी चीजों को नियंत्रण करता है, इसीलिए नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, कोशिका का मैनेजर। कोशिका का मैनेजर भी किसको कहा जाता है, नाभिक को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन, मतलब विघटन क्या है, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो तोड़ने के बाद में जो ऊर्जा का निर्माण होता है, ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, मतलब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा बनती है उसमें ग्लूकोज को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की या हाइड्रोजन की। तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जो उसको हम रिलीज करते हैं, हम उसको बाहर करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगा नहीं, क्या आएगा इसमें, ऑक्सीजन आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। कैसे होगा सही आंसर इसका, तो देखिए जो भी हम खाना खाते हैं उससे क्या बन जाता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ग्लूकोज। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। इसके बाद में हम इसके साथ में ऑक्सीजन मिलाएंगे, तब जाकर क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ठीक है, ये ATP जो है हमारे शरीर में बनने वाली ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा। और ये कहाँ स्टोर्ड हो जाती है, तो ये स्टोर्ड हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया वाले भाग में। ये एक हमारा कोशिकांग होता है, यहीं पर इकट्ठा हो जाती है आपकी ऊर्जा। अभी जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये श्वसन अभिक्रिया है, पर ये अभी बैलेंस नहीं है। इसे बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ लगाना पड़ेगा 6, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं,
2 तो ये हो गए और 6 ये 8 है, तो क्या इधर 8 ऑक्सीजन है? नहीं है, इसीलिए अभी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो हम यहाँ भी 6 लिख देंगे, यहाँ भी 6 और H2O के पास में भी 6। अब देखिए अब ये इक्वेशन बैलेंस होगी। कार्बन के यहाँ 6 अणु है, यहाँ भी कार्बन के 6 अणु है, हाइड्रोजन के यहाँ 12 है, यहाँ हाइड्रोजन के 12, ये 6H2 लिखा है मैंने, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने अणु हो गए? 12। यहाँ ऑक्सीजन का 6 है और यहाँ ऑक्सीजन के 12 है, तो यहाँ देखिए यहाँ 12 हो गए ऑक्सीजन के और यहाँ 6 हो गए, यानी कि अब ये इक्वेशन पूरी बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी ये रिलीज हो जाएगी, ठीक है, रिलीज बाहर चली जाएगी, आपके शरीर से बाहर हो जाएगी। बचता क्या है आपके शरीर में? जल और ऊर्जा। ऊर्जा जो रहेगी एटीपी के रूप में रहेगी, जो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएगी। अब पूछते हैं कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी जो होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, फॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैं इधर लिख देती हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 एटीपी इक्वल टू क्या होता है, तो 1 एटीपी इक्वल टू होता है 7.3 कैलोरी। आपके जो शरीर में ऊर्जा होती है उसे कैलोरी में मेजर किया जाता है, तो 7.3 कैलोरी होता है 1 एटीपी। और एक दिन में कितनी ऊर्जा बनती है? तो एक दिन में आपकी, एक दिन में ऊर्जा कितनी बनती है? लगभग 38 एटीपी, ठीक है, 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, जिसमें से आप यूज कितना करते हो? आप यूज करते हो ओनली 2 एटीपी, ओनली 2 एटीपी, इतनी आप यूज कर लेते हो। बाकी की जो 36 एटीपी है आपकी बॉडी में नेट एनर्जी बच जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा इसका क्लियर हो चुका है कि ऑक्सीजन इसमें ग्लूकोज के विघटन के लिए आवश्यक होता है, साथ में ये विघटित होकर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आपके शरीर से बाहर चली जाएगी, बचेगा केवल जल और एटीपी। तो एटीपी जो रहेगी वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएगी, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। 1 एटीपी इक्वल टू कितना होता है? 7.3 कैलोरी होता है, और साथ में एक दिन में कितनी ऊर्जा बनती है? तो 38 एटीपी एनर्जी बनती है, जिसमें से हम 2 एटीपी ओनली यूज कर लेते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया में बंद तो गई है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, या इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर संचित ऊर्जा रहती है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम इसका। मानव कोशिका में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, और विघटन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। सॉरी, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? मतलब ऊर्जा किस रूप में होती है आपके शरीर में या आपकी कोशिकाओं में? पाइरूवेट के रूप में होती है, एटीपी के रूप में होती है, एडीपी के रूप में होती है, या फिर ग्लूकोज के रूप में? तो अभी मैंने आपको बताया था कि एटीपी के रूप में आपकी ऊर्जा कहाँ संचित हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, मतलब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, इसका फुल फॉर्म ऊर्जा मुद्रा होती है। और एटीपी एक जटिल कार्बनिक रसायन होता है। यह जीवित कोशिकाओं आदि में पाया जाता है। यह जीवित कोशिकाओं में कई प्रकार की अलग अलग प्रक्रियाओं के चलने के लिए ऊर्जा आदि प्रदान करने का कार्य करता है, जो कि आवेग, प्रसार, मांसपेशियों का संकुचन, रासायनिक संश्लेषण इसमें शामिल है। इतनी क्रियाओं को मेंटेन करने के लिए या उन क्रियाओं में ऊर्जा देने के लिए क्या होता है? आपके शरीर में एटीपी होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो देखिए, आत्महत्या की थैली जो होता है वो क्या होता है? केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेंट्रोसोम होता है, या फिर लाइसोसोम होता है। तो कोशिका में कोशिकांग होता है लाइसोसोम, इसी को कहा जाता है आत्महत्या की थैली। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें एक पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे एंजाइम भरे होते हैं। उन एंजाइम्स में अगर उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये थैली फट जाती है, जिसके कारण बहुत सारे ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे शरीर के से जुड़े हुए, जैसे कि यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, आमाशय हो गया, ये सारे खराब हो जाते हैं, और खराब होने के कारण इंसान की मौत हो जाती है। तो लाइसोसोम को इसीलिए क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। अंदर ही अंदर ये सारी क्रियाएं चलती रहती है और फिर मौत हो जाती है, इसीलिए क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। खुद ही मतलब फूट जाती है, सुसाइडल बेग कहा जाता है इसको। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप इसका।
हाँ, लाइसोसोम के बारे में थोड़ी जानकारी देख लीजिए कि लाइसोसोम की जो खोज की थी वो खोज की गई थी डी डुवे के द्वारा। ठीक है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुवे ने। कब की थी? 1955 में इसकी खोज की गई थी डी डुवे के द्वारा। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई है, तो डी डुवे के द्वारा 1955 में लाइसोसोम की खोज की गई है। और लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइडल बैग होता है या आत्महत्या की थैली होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नहीं है, इसका डिस्क्रिप्शन है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक, ठीक है, जिनका पीएच मान कितना होता है? 4.5 से लेकर 5.5 और 4.5 है ना, अम्लीय। नेचर इसका कैसा है? अम्लीय, क्योंकि 0 से लेकर 6.9 की जो वैल्यू होती है पीएच स्केल में वो अम्ल होता है, और 7.1 से लेकर 14 की जो वैल्यू होती है वो क्षार होते हैं। 7 जो रहेगा वो न्यूट्रिएंट रहेगा, मतलब उदासीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4.5 से लेकर 5 है इसका पीएच मान, तो ये क्या है? एसिड है। अब पीएच स्केल की बात हो ही चुकी है, तो देखो ये पीएच स्केल होती है हमारी 0 से लेकर, ये पूरी पीएच स्केल है आपकी 14 तक। ठीक है, 0 से लेकर 14 तक, 1 2 3 4, ये 13 और ये 14। तो 0 से लेकर 6.9 ये क्या होते हैं? एसिड होते हैं। और 7.1 से तो 14 तक क्या होते हैं? बेस, क्षार होते हैं। ठीक है, बेस यानी कि क्षार, एसिड यानी कि अम्ल। 7 अगर रहेगा तो उसका क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा, वो न्यूट्रल, उदासीन रहेगा। और उदासीन क्या रहता है? वर्षा का जल या आसुत जल, जिसको हम बोल सकते हैं। बात आती है पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने, सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन ने की थी। इन्होंने ही बताया था कि एक स्केल जैसी स्केल होती है जिसमें 0 से लेकर 6.9 की जो वैल्यू होती है वो अम्ल की होती है, और 7.1 की जो वैल्यू होती है वो क्षार की होती है। ठीक है, और उसके बाद में इन्होंने बताया था कि जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब उदासीन होता है, किसी के साथ क्रिया नहीं कर सकते। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, लिटमस पेपर के हिसाब से अगर इनकी पहचान करनी है तो जो लाल लिटमस को नीला कर दे वो अम्ल होता है, सॉरी नीले को लाल कर दे वो अम्ल होता है, और जो लाल को नीला कर दे वो क्षार होता है। इसकी ट्रिक होती है एक, अनिल छालानी। ठीक है, अनिल छालानी। आ से तो होता है अम्ल, है ना, और नी से नीला, और ल से लाल, यानी कि अम्ल वो होते हैं जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अनिल, और छालानी क्षार वो होते हैं जो लाल को क्या कर देते हैं? नीला। ये क्या है? ये ट्रिक है अम्ल और क्षार को पहचानने की, बहुत ही आसान सी ट्रिक है जो आपको काफी काम आ सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, या फिर गोल्जी कॉय में? कहाँ होती है ये प्रक्रिया? कि 6 कार्बन थे और 3 में बदल गए, तो ये होता है कोशिका द्रव में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, कोशिका द्रव। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम इसका। कोशिका में 6 कार्बन अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडित की क्रिया कोशिका द्रव में होती है। ठीक है, कोशिका द्रव एक जेली नुमा पदार्थ होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। ये आपका कोशिका है, ये आपकी कोशिका झिल्ली है, और इसके बीच में जो लिक्विड होता है इसी को कहा जाता है कोशिका द्रव। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। कोशिका के अन्य तथा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। जितने भी टाइप के कोशिकांग होते हैं वो इस द्रव में हो। ये मैंने ज़्यादा बड़ा बना लिया है, थोड़ा छोटा होता है। ये लिक्विड है, संरचना है, और ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनिज्म, कोई इधर है, कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई इधर पड़ा हुआ है, ये सारे कोशिका के कोशिकांग हैं, सभी इसी में पाए जाते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, रिक्तिकाएं हो गई, ये सभी यहीं पर तैरते रहते हैं इसी कोशिका द्रव में। अगला प्रश्न,
प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? 50S और 40S, 60S और 40S, 50S और 30S, या फिर 0S और 30S। तो देखो इन दोनों में से क्या हो सकता है आंसर? 70 और 80S के बीच में होता है। इन दोनों को काउंट करेंगे हम तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, जो भी जीवित कोशिकाएं होती है जानवरों की, उनका जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की इकाई होती है वो 70 से 80S के बीच में होता है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? 50S और 30S। इन दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा? 80S हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए इसका। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कोशिका की जीव द्रव्य झिल्ली से जुड़े होते हैं। 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है ये झिल्ली और दो उप इकाइयों 50S एंड 30S की बनी होती है, जो आपस में मिलकर क्या बना देती है? 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। और राइबोसोम के ऊपर ही क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकेंद्रित कोशिका यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, अत्यधिक छोटा आकार, एकल गुणसूत्र, इसका नाभिकीय क्षेत्र केंद्राकाभ कहलाता है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है या कटी फटी होती है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी, ये इसका गलत विकल्प होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें कोई कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है जिसमें कोशिकांग सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप इसका। प्रकेंद्रकीय कोशिका की प्रमुख विशेषता ये अत्यधिक छोटे आकार की एकल गुणसूत्री होती है। इसका नाभिकीय केंद्र केंद्रकाभ कहलाता है। जीव प्रोकैरियोटिक जीव या प्रोकैरियोटिक ऐसे जीवों को कहा जाता है जिनकी कोशिका झिल्ली बंद केंद्रक में नहीं पाई जाती। ठीक है, वही मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लीकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त हो जाती है? कितनी हो जाती है भैया? 32 किलोमोल, 32.5 किलोमोल, 30.5 किलोमोल या 33 किलोमोल। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 30.5 किलोमोल। जल के उपयोग द्वारा तोड़ना, ठीक है, उसमें कितनी एनर्जी चली जाती है? उसमें बचती कितनी है? 30.5 किलोमोल बचती है। डिस्क्रिप्शन देखिए आप इसका। संश्लेषित अणु एटीपी का उपयोग कोशिका में अन्य सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। इन प्रक्रियाओं में एटीपी टूट जाता है। टूटेगा एटीपी तो एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा पैदा हो जाती है। एटीपी टूटेगा तभी तो एनर्जी बनेगी, जो कोशिका में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को चला सकती है। इस प्रकार जब पानी का उपयोग करके एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को तोड़ा जाता है तो 30.5 किलोमोल एनर्जी इसमें निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? अंतःप्रदव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या माइटोकॉन्ड्रिया? तो इसका जो सही आंसर आएगा ना, अंतःप्रदव्य जालिका आएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आएगा। अंतःप्रदव्य जालिकाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ और एक होती है रफ, यानी कि आप बोल सकते हो कि चिकनी और एक खुरदुरी। ठीक है, तो उसमें से जो चिकनी टाइप की होती है ये वही करती है। ये क्या करती है? विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देती है, चिकनी प्रकार की। आंसर देख लीजिए इसका। अंतःप्रदव्य जालिका सुकेंद्रक कोशिकाओं में स्थित एक झिल्लीदार कोशिकांग होता है। इनका प्रमुख कार्य क्या है? विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म करना है। ठीक है, अंतःप्रदव्य जालिका की रचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, उसी के जैसे क्या होती है अंतःप्रदव्य जालिका है, पर ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है चिकनी और दूसरी होती है खुरदुरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्न के में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिका होती है? प्लाज्मा कोशिकाएं, घनाभाकार उपकला, शल की उपकला या मास्ट कोशिका? चपटी कोशिकाएं किस में पाई जाती है बताओ? प्लाज्मा कोशिका में होती है क्या चपटी कोशिकाएं, या फिर क्या बोलते हैं उपकला, घनाभाकार उपकला? देखो ये जो सारी चीजें बताई गई है ना, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाले क्या हैं? ऊतक हैं। ये ऊतकों के प्रकार हैं सारे के सारे, कि जो
प्लाज्मा कोशिकाएं वो किस प्रकार के ऊतक के हैं? ये उपकला क्या है? उपकला ऊतक ही तो है। तो जो प्लाज्मा कोशिकाएं होती है वो ऊतक होता है, घनाभाकार उपकलाएं अलग होता है, शल की उपकला अलग होता है, मास्ट कोशिकाएं अलग होती है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? शल की उपकला। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखिए आप इसका। शल की उपकला ऊतक एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे कैसे होते हैं? अनियमित होते हैं। यह ऊतक रक्त वाहिकाओं की भित्ति में तथा फेफड़े के वायुकोश में पाया जाता है। जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी भित्ति जो होती है उसकी जो दीवारें होती है वहाँ, और फेफड़े के वायुकोश जो एल्वियोली होती है वहाँ पाया जाता है, और यह विसरण सीमा का भी कार्य करती है। ठीक है, शल की उपकला। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं। श्वसन के प्रथम चरण में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है। श्वसन के प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है। या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन हो जाता है। तो इसमें से आपको गलत कथन बताना है। क्या है गलत कथन? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की सहायता से एसिटिक अम्ल का विघटन होता है। ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब आरआरबी, यहाँ लिखा है आरआरबी ग्रुप डी किस तारीख को आया, किस शिफ्ट में, सारे मतलब आरआरबी की ही एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये क्वेश्चन, और साथ में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन भी दिया जा रहा है, तो कई सारे नए क्वेश्चन भी जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर। तो आप लगातार देखते रहें इन वीडियोज़ को, इन क्वेश्चनों को, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में तो सिर्फ एनर्जी स्टोर्ड होती है, यहाँ पर किसी चीज़ का विघटन नहीं होता है। पायरुवेट का विघटन होता है, किसका विघटन होता है? पायरुवेट का विघटन होता है, ना कि एसिटिक एसिड का। पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा को स्टोर करके रखा जाता है। कशेरुकाओं की यकृत कोशिकाओं में SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो चिकनी अंतःप्रदवी जालिका है उसका नाम दे रखा है, द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? औषधियों और विषों का निराविषीकरण। मैंने आपको पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि 2 प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका होती है, एक तो रफ होती है और एक स्मूथ होती है। यहाँ SER का फुल फॉर्म क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, SER यही है। ये चिकनी है ना, हिंदी में इसको कहेंगे चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। और अभी पिछला क्वेश्चन यही था आपका कि अंतःप्रदवी जालिका का कार्य क्या होता है? औषधियों और विषों का निराशीकरण होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। कशेरुकी प्राणियों में, ये उसी का क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन दे रखा है। कशेरुकी प्राणियों, कशेरुकी यानी कि जितने भी प्रकार के जीव होते हैं जिनमें कशेरुक दंड पाया जाता है, उस प्रकार के प्राणियों में क्या होता है? SER नामक पदार्थ स्त्रावित होता है तथा ये एक चिकनी जाली नुमा या झिल्ली नुमा परत होती है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? औषधियों और विषों का निराशीकरण होता है, निराधिकरण या निराशीकरण। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, समसूत्री और अर्ध समसूत्री विभाजन। ठीक है, सॉरी वो मिसिंग था थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका का प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन का कारखाना, कोशिका में प्रोटीन का कारखाना किसे कहा जाता है? आपसे ये पूछा गया। राइबोसोम, गोल्जिकॉय, माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक। तो जहाँ पर प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा उसी को कहेंगे हम प्रोटीन का कारखाना, और वो क्या है? राइबोसोम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसीलिए प्रोटीन का कारखाना भी क्या होगा? राइबोसोम। डिस्क्रिप्शन देख लो। राइबोसोम की कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर RNA प्रोटीन दोनों से बनी एक अंतर कोशिकीय संरचना होती है और यह कोशिका का संश्लेषण भी करती है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करती है। ठीक है, राइबोसोम में ही क्या होते हैं? RNA। और RNA कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। RNA कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। पहला होता है mRNA, दूसरा होता है
RNA, MRT, RNA, और तीसरा होता है tRNA। 3 टाइप्स के RNA होता है, और RNA का वर्ग P क्या होता है? प्रोटीन से रिलेटेड। तो अगर प्रोटीन से रिलेटेड कुछ भी टर्म्स दे दे आपको, तो आपको RNA बताना है, साथ में आपको राइबोसोम बताना है, ठीक है। राइबोसोम और RNA ये दोनों ही किससे संबंधित है? प्रोटीन से संबंधित है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? पिछला डिस्क्रिप्शन जो पिछला क्वेश्चन था उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी, और उन्हीं में से यही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, या फिर प्लाज्मा झिल्ली। तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि ATP जो ऊर्जा के रूप में इकट्ठी होती है वो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में इकट्ठी हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है। पिछला क्वेश्चन जो था मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें बताया है आपको, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन इसका। और भी हम देख लेते हैं। सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP के रूप में एनर्जी बताता है, इसीलिए इन्हें कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया के अल्बर्ट वॉन कॉलिकर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यूकेरियोटिक कोशिका के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली? फिर से रिपीट हुआ है। आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, और इन एंजाइम्स की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये थैली फट जाती है और सारे ऑर्गन्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसके कारण सारे के सारे ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, और फिर क्या होता है? आत्महत्या हो जाती है, मतलब कि व्यक्ति की मौत हो जाती है। सेम कंडीशन है, वही बताया। लाइसोसोम एक झिल्ली आबंद कोशिकांग है जिसमें प्रचुर मात्रा में अम्लीय हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो न्यूक्लिक अम्ल का पाचन करता है। प्रोकैरियोटिक सभी प्रकार के जैविक बहुलक यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड कोशिका और परिपक्व RBC को छोड़कर अन्य सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइसोसोम जो होता है सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, इन कुछ कोशिकाओं को छोड़कर। अंतःप्रदवी जालिका के द्वारा लाइसोसोम के एंजाइमों का निर्माण होता है, और चारों ओर झिल्ली का निर्माण गोल्जिका द्वारा होता है। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं। अगर वो कोशिका जो रहेगी वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, डैमेज हो जाती है किसी कारण, हो सकता है व्यक्ति बहुत ज़्यादा एल्कोहल ले रहा है, या व्यक्ति के कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो कोशिकाएं ठीक से वर्क नहीं कर पा रही है, तो इसके कारण वो क्या होता है? डैमेज हो जाता है और फट जाता है। तो मुक्त एंजाइम जो होता है अपनी कोशिकाओं को पचा देता है, इसी कारण लाइसोसोम की कोशिका फट जाती है अपने आप ही, जिसे क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तीसरी बार आया ही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वही डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। अगला प्रश्न है, शॉल्डेन एंड श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किन जीवों पर लागू नहीं होता है? ठीक है, किन जीवों पर लागू नहीं होता है ये आपसे पूछा गया। कवकों पर, जंतुओं पर, विषाणुओं पर, या शैवालों पर? तो देखिए शेल्डन एंड श्वान ने जीवित कोशिका के बारे में बताया था, जीवित कोशिका लिविंग सेल्स के बारे में बताया था। अब मुझे आप बताइए, क्या कवकों में जीवित कोशिकाएं होती है? हाँ होती है। जंतुओं में होती है? हाँ होती है। हम जंतु ही तो है, हमारे अंदर जीवित कोशिका होती है। क्या विषाणुओं में जीवित कोशिका होती है? नहीं होती है। ठीक है, विषाणुओं में जीवित कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। विषाणु जो होते हैं ये बाहर कहीं भी मृत पड़े रहते हैं, डेड सेल रहती है इनकी। और हमने कहीं पर भी ऐसी गंदी जगहों पर या हॉस्पिटल वगैरह में कहीं पर हाथ वगैरह लगा लिया, हॉस्पिटल में तो कितने सारे वायरस होते हैं, कहीं भी हाथ लगा लिया और वही हाथ ऐसे नाक पे, मुंह पे कहीं भी लगा लिया, तो वो उस विषाणुओं की मृत कोशिकाएं हमारे शरीर में इनके माध्यम से चली जाती है। अब वो मृत कोशिकाएं जो थी, निर्जीव जो कोशिकाएं थी, वो हमारे शरीर में जाकर हमारी शरीर की जो होस्ट सेल थी, जो जीवित कोशिकाएं थी, उनसे क्रिया कर लेती है। और क्रिया करने के बाद अपने आप की बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बना लेती है। कॉपी बनाने के बाद में ये वायरस हमारी बॉडी में फैलता जाता है, बहुत फैलेगा, बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, मल्टीप्लाई होती जाती है इन सेल्स की, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और फिर ये हमारे किसी ऑर्गन में, ज़्यादातर जो होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, या जो हमारा श्वास नली होता है उसके माध्यम से ये हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। इनको जीवित कोशिका मिल जाती है, इसीलिए ये अंदर जाके जीवित हो जाते हैं, है ना। थी ये निर्जीव कोशिका, लेकिन हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद में कैसी हो जाती है? जीवित रूप में बदल जाती है। तो जो शेल्डन एंड श्वान ने बताया था वो कवक से तो हैं,
जंतुओं पर भी लागू होता है, शैवालों पर भी लागू होता है, लेकिन लागू किस पर नहीं होता है, वो है विषाणु। विषाणु पर ये लागू नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। और आपको मैं बता देती हूँ कि जो सजीव, निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी होती है, निर्जीव व सजीव, सजीव के बीच की कड़ी, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है विषाणु, विषाणु या वायरस। ठीक है, वायरस ही कहलाते हैं निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी। कैसे, ये तो पड़े रहते हैं निर्जीव, हम होते हैं सजीव, फिर ये हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं और क्या बन जाते हैं, अपने आप को जीवित कर लेते हैं। तो ये विषाणु होते हैं निर्जीव और सजीव के बीच की कड़ी। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो विषाणु और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए आप। श्लाइडेन एंड श्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत कोशिकाओं, जंतु और शैवालों पर लागू होता है, विषाणुओं पर यह लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई। जब रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी तो उन्होंने किस प्रकार की कोशिका खोजी थी और किस में खोजी थी, ये आपसे पूछा गया। पेड़ के पत्तों का निरीक्षण करके, एक प्याज के छिलके को निरीक्षण करते हुए, रक्त का निरीक्षण करते हुए या कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। तो इन्होंने जो कोशिका की खोज की थी वो कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी है ना, कॉर्क का निरीक्षण करते हुए। देखो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो कोशिका खोजी थी वो कब खोजी थी, 1665 ईस्वी में इन्होंने खोजी कोशिका। अब ये जो कोशिका इन्होंने खोजी थी ये किस प्रकार की थी, ये एक मृत कोशिका थी। ठीक है, मृत कोशिका किस में खोजी थी, तो पेड़ पौधों की जो कॉर्क टिश्यू होते हैं, पेड़ों के जो कॉर्क टिश्यू होते हैं, उन्होंने देखा जो छाल होती है ना, छाल, उसको ही कॉर्क टिश्यू कहा जाता है, उसमें वाटर जो होता है 0% होता है। तो इन कॉर्क टिश्यू में इन्होंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बेंजीन जैसे स्ट्रक्चर है। तो इन्होंने पहले एक कॉर्क टिश्यू लिया, उसमें देखा कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है, फिर पूरा ऐसा पूरा बड़ा सा स्ट्रक्चर लिया उसका, तो उन्होंने देखा कि ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसमें। तो इन्होंने जब एक देखा था तो इसको नाम दे दिया था इन्होंने रूम। ठीक है, फिर इन्होंने दूसरा पार्ट उठाया तो दूसरे पार्ट में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे। तो इन्होंने सोचा कि ये तो बहुत सारे स्ट्रक्चर हो गए, इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर हो गए। तो रूम से फिर इन्होंने नाम दिया इसका सेला, और सेला से फिर इसका नाम हो गया सेल। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज कब हुई थी, 1665 में। किसके द्वारा हुई थी, रॉबर्ट हुक के द्वारा हुई थी। किस में खोजी थी, तो पादपों के कॉर्क टिश्यू में। ये प्लांट्स थे, पादप थे, प्लांट्स के कॉर्क टिश्यू में। या सेल वर्ड किसने दिया है, तो भी रॉबर्ट हुक ने दिया था। कोशिका किस प्रकार की थी, ये एक मृत कोशिका थी। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप इसका। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में की गई। कॉर्क स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग लिया और उसमें इन्होंने पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठयुग, जो मैंने अभी बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनाए थे, ऐसे विभाजित होते हुए देखे उन्होंने, और वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई दे रहे थे, तो इसीलिए उसका नाम रख दिया था इन्होंने सेला, और फिर सेला से क्या हो गया, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किसने की थी। देखो अभी मैंने बताया था आपको कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी। आ भी गया है क्वेश्चन, रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन बी मैंने आपको बताया, तो आप आसानी से लगा सकते हो कि रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली। अब जेली वाला क्वेश्चन आ गया। कर्णीय होता है, कोशिका द्रव होता है, उल्ब होता है या फुफ्फुसी। कोशिका द्रव होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव। इंग्लिश में इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मा। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्मा, हिंदी में इसको कहा जाता है कोशिका द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। कोशिका जीवों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, या मूल इकाई भी बोल सकते हो आप। इसमें स्वजनन की क्षमता होती है। कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और कोशिका केंद्रक से मिलकर होती है। ठीक है, सबसे पहले कोशिका, फिर कोशिका द्रव भरा होता है, फिर कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली में नाभिक होता है, ये इसकी आउटर वॉल होती है, ये इसमें साइटोप्लाज्म होता है, ये इसका झिल्ली होती है, और इसमें केंद्रक और बाकी सारे ऑर्गन्स भी इसी तरीके से तैरते रहते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं हम। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच भरे हुए जेली जैसा पदार्थ, फिर से इंग्लिश में नाम पूछ लिया उसका, साइटोप्लाज्म। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो कहाँ मौजूद होता है? केंद्रक और कोशिका के बीच, वसाओं ऊतक के बीच, तंत्रिकाओं और कोशिकाओं के बीच, या फिर केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच। कहाँ होता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच पाया जाने वाला एक द्रव होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डी प्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिन, लिसिन, प्रकाश संश्लेषण या प्लाज्मोलिसिस। क्या कहा जाता है उसको जब पानी की कमी के कारण कोशिका संकुचित हो जाती है तो क्या कहा जाता है? बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, क्या कहा जाता है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर? डी प्लाज्मोलिसिस कहलाता है शायद, है ना। देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस इसका सही आंसर है। कैसे होगा? तो देखिए, पानी की कमी के कारण कोशिकाओं में संकुचन आ जाता है। हमारे शरीर में भी थोड़ा ऐसा लगता है, डिहाइड्रेशन टाइप का लगता है, तो ये कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? संकुचित होकर अलग होने की प्रक्रिया को कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस या जीव द्रव्य कुंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब यही है, किसे कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है? कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक या अंतःप्रदवी जालिका। तीसरी बार ये क्वेश्चन आया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका या चिकनी पेशी कोशिका। इसे कहा जाता है? बताइए बताइए बताइए, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा होता है जो कोशिका के अवयवों को क्या करता है? बाह्य वातावरण से अलग करता है। क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली होता है, या फिर प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग, स्नायु कोशिका या चिकनी पेशी कोशिका। उसको कहा जाता है कोशिका प्लाज्मा झिल्ली। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन ए, है ना। प्लाज्मा झिल्ली तो होती है बाहर, जो सुरक्षा करती है बाहरी चीज़ों से। झिल्ली का कार्य क्या होता है? जितने भी अंग होते हैं हमारे शरीर में, मुलायम अंग, हर मुलायम अंगों के बाहर एक झिल्ली पाई जाती है। जैसे कि न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स के ऊपर मेनिंजेस झिल्ली होती है जो उसकी सुरक्षा करती है बाह्य आवरण से या बाह्य वातावरण से उसकी सुरक्षा करती है। उसके बाद में आपके फेफड़े होते हैं, फेफड़े में क्या कौन सी झिल्ली होती है? प्लूरा झिल्ली होती है। आपका हृदय होता है, कार्डियक झिल्ली होती है। तो हर मुलायम अंग जितने भी होते हैं हमारे शरीर में, सभी के ऊपर एक झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है जो उन अंगों की सुरक्षा करती है। तो यहाँ भी कोशिका से बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है। ये सुरक्षा करने के साथ साथ हमारे उन अंगों में नमी भी बनाए रखती है। ठीक है, झिल्ली का कार्य यही होता है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं इसको। यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य होती है। बनी किसकी होती है? लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली लिपिड, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं से बाहर निकलने और अंदर आने को नियंत्रित करती है। ठीक है, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या एनाफेज। इसमें जो ये होता है, ये सारे फेज दे रखे कोशिका विभाजन के, क्या क्या है? टेलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज या फिर एनाफेज। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? मेटाफेज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन देखिए आप इसका। मेटाफेज के दौरान अणुसूत्र इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में संरेखित होते हैं। ठीक है, धुरी के तंतु गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। उल्लेखनीय है कि मेटाफेज समसूत्री विभाजन का द्वितीय चरण है। समसूत्री विभाजन या कि मियोसिस प्रोसेस जो होती है, मियोसिस प्रोसेस में जो सेकेंड स्टेज होती है, इस चरण को सेंट्रोमियर विभाजित होता है। अलग अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र संसक्ति गुणसूत्र बन जाते हैं। जैसे कि ये एक सेल डिवाइड होकर
2 सेल बना लेता है, तो ये फर्स्ट स्टेज हो गई, और ये 2 से 4 बना लेता है, ये सेकंड स्टेज हो गई। तो इसमें दो चरण होते हैं समसूत्री विभाजन के, यानी कि मियोसिस की। ये जो सेल होती है डिप्लॉइड होती है, ठीक है, बाकी जो सेल बनते हैं वो हैप्लॉइड टाइप के होते हैं। तो मियोसिस जब भी होता है ये डिप्लॉइड से किस में कन्वर्ट हो जाती है, हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाती है ना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोई भी जीव है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? उसकी कोशिका। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सभी प्रकार के जीवों का निर्माण किससे हुआ है? कोशिका से ही तो हुआ है। कोशिका उसके शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। इसका सबसे छोटा जो रूप होता है वो कोशिका होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप इसका। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, ठीक है। मूलभूत के इकाई के नाम से भी इसे जाना जाता है। मनुष्य तथा अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों का निर्माण कोशिका से ही होता है। बिना कोशिका के जीवन संभव ही नहीं है। हमारे शरीर की जो मूलभूत इकाई होती है कोशिका, उस कोशिका का नाम होता है जाइगोट। आफ्टर 14 डेज वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। देन एम्ब्रियो डेवलप होता रहता है जो भी फीमेल होती है, फीमेल के यूट्रस वाले पार्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, ऑप्शन है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट्टिकाओं वेसिकल्स में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उस कोशिकांग का नाम बताओ। खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, राइबोसोम या गोल्जी कॉय? गोल्जी कॉय, इसी को कहा जाता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉय को ही गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। खोज किसने की थी इसकी? कैमेलियो। देखो 2 भाई थे, एक थे कैमेलियो एक थे फेमेलियो। तो जो कैमेलियो गोल्जी थे, कैमेलियो गोल्जी, इन्होंने ही इसकी खोज की थी, कैमेलियो गोल्जी में, ठीक है। इन्होंने इसकी खोज की। अब इसमें लिखा है कि कोशिका को या प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने, संशोधन, उसमें कुछ कमी है तो उसमें कुछ उसको सही करने में, और पैकेजिंग के लिए कौन सा कोशिकांग जिम्मेदार है? गोल्जी बॉडी होता है। इसीलिए गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? मदर ऑफ सेल। मदर ऑफ सेल। ये साथ में जो प्रोटीन कहीं बिखरा हुआ पड़ा रहता है उसको समेटने का भाई काम करता है, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल। ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, ठीक है। मदर ऑफ सेल कहा जाता है गोल्जी बॉडी को, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल कहा जाता है, या फिर ऐसे बंडल से बने होते हैं प्रोटीन के, उनको पैकेट क्या बोलते हैं? पॉकेट ऑफ सेल। पॉकेट ऑफ सेल भी कहा जाता है इसको, पॉकेट ऑफ सेल। ये पैकेजिंग कर रहा है ना, इसीलिए इसको कहा जाता है पॉकेट ऑफ सेल। तो इतने अदर नेम भी हैं इसके गोल्जी बॉडी के, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं हम इसे इसका। पुट्टिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए गोल्जिकाएं नामक कोशिकांग उत्तरदायी होता है। यह कोशिका के अंदर द्रावित पदार्थों के संग्रह और परिवहन में सहायक होता है। चलो आगे बढ़ लेते हैं हम। निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या रसधानी? संयोजित थैली पाचक, संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी झिल्ली का नाम क्या है? गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या रसधानी? तो वही एंजाइम है। एंजाइमों की थैली क्या होती है? लाइसोसोम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हाइड्रोलिटिक एंजाइमों से भरी होती है ये लाइसोसोम, इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली। खोज की थी इसकी डी डुवे ने 1955 में। मैंने आपको ये बता दिया। जंतु कोशिकाओं में अधिकतर ये पाई जाती है किन अंगों में? अग्नाशय, यकृत, मस्तिष्क और गुर्दे में ये पाई जाती है। लाइसोसोम सूक्ष्म गोल एक हरी झिल्ली से घिरी तथा पाचक एंजाइमों से भरी एक थैली होती है। इसका सबसे प्रमुख कार्य है बाहरी पदार्थों का भक्षण व पाचन करना। जितने भी आपके खाने के साथ में कुछ अदर चीजें आ जाती है तो उसको भक्षण करने का काम करता है लाइसोसोम, इसीलिए इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग। निम्नलिखित में से कोशिकांग में से किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली? फिर से रिपीट हो गया। ऑप्शन है इसका सही आंसर है। डिस्क्रिप्शन देखने की जरूरत नहीं है इसकी। राइबोसोम क्या बनाते हैं? राइबोसोम मैंने बताया था, जहां भी राइबोसोम नाम आ जाए या फिर आरएनए नाम आ जाए तो क्या बताना है आपको? प्रोटीन। ऑप्शन सी। राइबोसोम एक जटिल संरचना है जो सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं।
ये अंतःप्रदवी जालिका से जुड़े रहते हैं और ये हरित लवक केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण नामक प्रक्रिया में भी अमीनो एसिड से प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, जहाँ भी प्रोटीन वर्ड आ जाए राइबोसोम। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा है, मतलब शब्द किसने गढ़ा है मतलब दिया है। प्रोटोप्लाज्म किसने दिया है? जीजे मेंडल ने, जोहान एवांजेलिस्ट परकिंजे, चार्ल्स डार्विन या फिर रॉबर्ट हुक। परकिंजे ने दिया है, पुरकिंजे। हम लोग इसको परकिंजे कहते हैं, वैसे है पुरकिंजे पर हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं परकिंजे, तो इन्होंने दिया है ये वर्ड। नेक्स्ट, जीव द्रव्य क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। इसकी खोज हुई थी 1839 में पुरकिंजे के द्वारा। तरल, गाढ़ा, रंगहीन, पारदर्शी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ होता है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। यह जीवन का भौतिक आधार भी होता है। रिक्त स्थान कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। क्या होते हैं? प्लास्टिड होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं या फिर गाल्जी होते हैं। क्या होते हैं वो जो कोशिका को साफ सुथरा रखते हैं? प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, लाइसोसोम। डिस्क्रिप्शन देख लो आप इसका। लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली है। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है पाचन करना। ठीक है, मृत कोशिकाओं का निष्कासन, मृत कोशिकाओं को खाने का काम करती है। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, अपशिष्ट पदार्थ को भी खाने का काम करता है। यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में भी मदद करते हैं। अगर किसी कोशिका के ऊपर कुछ बैक्टीरिया चले गए, कुछ भी अपशिष्ट पदार्थ चले गए, तो उनको साफ करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ रखने में सहायक होता है? वही फिर से लाइसोसोम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पानी पी कर आती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती है। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। देखिए, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से बड़ी होती है तो पता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, उसके बाद में है ना, लवक नहीं पाए जाते कि पाए जाते हैं। उसके बाद में पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सही है, ये तीनों ही सही है। गलत क्या है? आपका पहला ऑप्शन, जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, ये गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए। देखो, पादप और ये जंतु, आकार में पादप कोशिकाएं जंतु कोशिका से बड़ी होती है। सभी को पता है प्लांट्स हमसे बड़े होते हैं, इसीलिए इनकी कोशिकाएं भी कैसी होगी? बड़ी होती है। पादप कोशिका, जंतु कोशिकाएं प्रायः आकार में छोटी होती है। हमारे अंगों की जो कोशिका होती है काफ़ी छोटी छोटी होती है। सेल्यूलोज पाया जाता है पादप कोशिका में, जो प्लाज्मा झिल्ली से बनी कोशिकाएं भित्ति उपस्थित रहती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। प्लांट्स में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतुओं में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, जो झिल्ली होती है हमारी सुरक्षा करती है और इनमें कोशिका भित्ति होती है जो इनकी सुरक्षा करती है। पादप में रसधानी रिक्तिकाएं बड़ी होती है। अब बड़े होते हैं प्लांट्स तो उनमें रसधानी और रिक्तिका भी तो बड़ी होगी, और हम लोग छोटे होते हैं इसीलिए हमारी रिक्तिकाएं छोटी होती है। लवक इसमें पाए जाते हैं, हमारे अंदर लवक नहीं पाए जाते हैं। इनमें लवक पाए जाते हैं प्लांट्स में, इसीलिए इनके कलर जो होते हैं अलग अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे फ्लावर का कलर हो गया, लीव्स का कलर अलग हो गया, स्टेम का अलग हो गया। इसमें प्लास्टिड के कारण होता है या लवक के कारण होता है। क्या हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग है जिसका कलर बिल्कुल अलग अलग है? नहीं है, हमारा पूरा शरीर का कलर जो होता है एक जैसा ही होता है, तो इसीलिए पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस भी रक्त में ले जाता है? प्लेटलेट्स, कोशिकाएं, प्लाज्मा या लसिका? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है लसिका। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। डिस्क्रिप्शन देखो आप इसका। लसिका एक रंगहीन द्रव होता है, ठीक है, एक कोई कलर नहीं होता उसमें। कोशिकाओं के चारों ओर पतली परत के रूप में ये पाया जाता है। विशिष्ट लिम्फोसाइट्स होते हैं इसमें, जो शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं।
और साथ में हार्मोन पदार्थों का आदि का संवहन भी करते हैं। आंत में लैक्टिल वसा को अवशोषित करते हैं तथा अतिरिक्त द्रव को अतिरिक्त कोशिका स्थान से वापस रक्त में ले जाते हैं। ये लसिका का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में है अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि गोनोड्स में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। नहीं, इसका जो बी ऑप्शन है यही सही है। परिणामों कोशों में गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। ये इसका कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका सत्य नहीं है। गुणसूत्रों की संख्या तो उतनी ही रहेगी ना, दुगनी कहाँ होगी, तो ये असत्य हो गया इसका। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। यह हायक निम्न 2 चरणों में संपन्न होती है। ये जो प्रक्रिया होती है 2 चरणों में होता है, अर्धसूत्री और अर्धसूत्री द्वितीय, प्रथम और द्वितीय। माइटोसिस कहा जाता है, माइटोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ना कि दुगनी होती है। ठीक है, आधी रह जाएगी इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? अभी बताया था मैंने किसको कहा जाता है। नियंत्रण केंद्र, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस या नाभिक? नाभिक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। रेलवे से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। उन क्वेश्चनों का पूरा सार है आपके पास। चाहे रेलवे की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप सही जगह पढ़ें और अच्छा पढ़ें और सिलेक्टेड पढ़ें। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी बात हो गई है ये। कोशिका का मास्टर किसको कहा जाता है? नाभिक को कहा जाता है, और इसी को कहा जाता है नियंत्रण केंद्र। नियंत्रण केंद्र। नियंत्रण को इंग्लिश में कहा जाता है मैनेजर, इसीलिए मैनेजर किसको कहा जाता है? कोशिका का नाभिक को। वही डीएनए की ब्लूप्रिंट के अवयव अपने में समाहित कर लेता है। नाभिक किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? अंतःप्रतवी जालिका, नाभिक, गोल्जी कॉय या माइटोकॉन्ड्रिया? देखो, अगर कार्य के हिसाब से बात की जाती है तो कार्य करने के हिसाब से नाभिक सबसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर आकार की बात की जाती है तो आकार में सबसे बड़ी होती है रिक्तिकाएं। आकार में अगर आपसे पूछे कि आकार में कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है तो वो होती है रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स कहा जाता है। और कार्य के हिसाब से पूछे कि कार्य के आधार पर कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? नाभिक होता है। पर यहाँ पर कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, मतलब ऐसा कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर रखा है कि कार्य के आधार पर है या आकार के आधार पर। तो आप क्या लगाना है? नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन है इसका। नाभिक कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा कोशिकांग है। नाभिक ही कोशिका की क्रियाकलापों को नियंत्रित भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना? फिर से रिपीट हो गया है। राइबोसोम, प्रोटीन, राइबो, आरएनए। आरआर से संबंधित है पी, आरआर से संबंधित है पी। पी फॉर प्रोटीन, आरआर राइबोसोम और आरएनए। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन इसका वही है। राइबोसोम सजीव कोशिकाओं के कोशिका द्रव में उपस्थित सूक्ष्म कण होते हैं जिनमें प्रोटीन के संश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इसे कोशिका का प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम या राइबोसोम? पशु कोशिकाओं में पाया जाने वाला कौन सा अंग है ऐसा जिसमें जो केवल पशुओं की ही कोशिका में पाया जाता है? कौन सा होता है? लाइसोसोम होता है, गोल्जी बॉडी होती है, सेंट्रोसोम होता है या राइबोसोम होता है? तो जंतु कोशिका लाइसोसोम होता है। ठीक है, लाइसोसोम प्लांट्स में नहीं होता है, ये केवल जंतु में ही होता है। पशु लिख दिया, जंतु लिख दे, एक ही बात है। ऑप्शन है इसका सही आंसर है। ये लाइसोसोम जंतुओं की कोशिका में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी खोज 1955 में डी डुवे ने की थी। इनका प्रमुख कार्य कोशिका में एंटोसाइटोसिस द्वारा लाए गए गंटीन या अन्य पदार्थों का पाचन करना है। भोजन की कमी के समय लाइसोसोम साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन, लिपिड तथा कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसी कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है?
केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस और मेयोसिस दोनों न समसूत्री न ही अर्धसमसूत्री। तो इसमें जब चोट लगती है तो केवल समसूत्रण विभाजन होता है, ओनली मेयोसिस होता है, ठीक है, ओनली मेयोसिस। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्री या समसूत्रण सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहते हैं। इस प्रकार की कोशिका विभाजन शरीर की कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक मतलब कि मेल एंड फीमेल जो पार्ट्स होते हैं ना, मेल में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग होते हैं, तो उनकी जो कोशिका होती है उनमें होता है। इस प्रकार के विभाजन में मात्र कोशिकाएं विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाओं बना लेती है। जैसे कि एक डिप्लॉइड सेल थी, वो डिवाइड होकर दो नई सेल बना लेगी, हैप्लॉइड होगी, एन वाली होगी, ये 2n वाली थी, मियोसिस की प्रोसेस हुई, ये कन्वर्ट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? ऑस्टेसाइट्स। ऑस्टेसाइट्स यानी कि हड्डी की कोशिका को कहा जाता है ऑस्टियोसाइट। न्यूरॉन मस्तिष्क की कोशिका को कहा जाता है क्रोमेटोफोगर या फिर लिम्फ कोशिका। तो न्यूरॉन जो होती है जंतु कोशिका, यहाँ पर क्या दे रखा है? पशु। पशु यानी कि क्या है? जंतु ही तो है। जंतु शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन होती है। सबसे लंबी कोशिका होती है, असल में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, पूरे शरीर में फैली होती है जाल की तरह। सारे हमारी बॉडी में जो भी क्रियाएं होती है सबके सिग्नल्स ब्रेन में ट्रांसफर करने का काम होता है न्यूरॉन का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जानवरों के शरीर की डिस्क्रिप्शन है, सॉरी उसका, जानवरों के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका है। तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका है। इस कोशिका का कार्य मस्तिष्क तक सूचना का आदान प्रदान करना और विश्लेषण करना है। तंत्रिका कोशिका में कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, इससे इसके नष्ट होने पर दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। न्यूरॉन हमारे शरीर का एकमात्र ऐसी कोशिकाएं हैं जो एक बार खराब होने पर कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। जिस प्रकार से यकृत ठीक हो जाता है ना, पूरा अपने शेप में आ जाता है, वैसे न्यूरॉन्स कभी भी ठीक नहीं होती है। न्यूरॉन्स अगर एक बार खराब हो गई, जैसे पैरालिसिस हो जाता है, लकवा आ जाता है, तो जिस भी अंग में लकवा आएगा वो अंग वैसा ही रहेगा मृत्यु तक। थोड़ा बहुत मूवमेंट हो जाएगा उसमें, पर पूरी तरीके से वो अंग ठीक हो जाए इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। आज तक इसकी दवाई भी नहीं बन पाई है। तो न्यूरॉन्स हमारे शरीर की का एक ऐसा अंग है या एक ऐसी कोशिका है। अंग क्या है? एक ऐसी कोशिका है जो कभी भी पुनर्निर्मित नहीं हो सकती है, न ही पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? जल, हाइड्रोकार्बन, शैवाल या प्रोटीन? सबसे ज्यादा क्या होता है? जल ही तो होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु होता है जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका सजीवों के शरीर की रचनात्मक क्रियात्मक पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इसमें आप देख लीजिए इसका। जीव द्रव में जल की मात्रा लगभग 80% होती है, प्रोटीन 15, वसा कुछ प्रतिशत होती है, कार्बोहाइड्रेट 1% होता है और अकार्बनिक लवण 1% होते हैं, जिन्हें हम खनिज कहते हैं। खनिज 1% होगा, कार्बोहाइड्रेट 1% होगा, वसा की कुछ मात्रा होगी, परसेंट इसका फिक्स नहीं है, मतलब 1% से भी कम होता है वसा। प्रोटीन इसमें 15% है और सबसे ज़्यादा क्या है? जल 80%। ये क्वांटिटी जो दे रखी है ना यहाँ पर, ये आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये हाइड्रोकार्बन कितना होता है? अकार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण बोले तो क्या है? मिनरल्स 1% होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम। कोशिका सिद्धांत है निम्नलिखित में से किस पर लागू रहती है? नहीं होता है, मतलब किस पर लागू नहीं होता है ये पूछा है आपसे। जीवाणु पर होता है, कवक पर भी होता है, शैवाल पर भी होता है। कहाँ नहीं होता है? विषाणु पर, वायरस पर ये नहीं होता है लागू। शेल्डन एंड श्वान के द्वारा दिया गया था 1839 में। किसके द्वारा दिया गया था कोशिका सिद्धांत? शेल्डन एंड श्वान के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1838 से 1839 में दिया गया था। ठीक है, और इन्होंने बताया था कि जीवाणु की कोशिकाएं होती है, उसमें भी चक्र जो होता है वो इस तरीके से बनता है। सबसे पहले सेल जनरेट होती है, देन सबसे पहले क्या जनरेट होती है? सेल जनरेट होती है, देन सेल बंच ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, है ना। बंच ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता है? आपकी बॉडी। तो ये पूरा चार्ट जो दिया था वो किसने दिया था? ये पूरा चार्ट ये दिया था शेल्डन एंड श्वान ने। इन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया में भी यही कंडीशन होती है,
फंगस में भी यही होती है ना, एल्गी में भी यही, तो किस में नहीं होती तो वो है विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्रिप्शन देख लो आप पहले इसका। पहली बार रुडोल्फ विर्चो ने दिया था 1855 में। कोशिकाएं विभाजित है। नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। इन्होंने शेल्डन एंड च्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नया कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बताया था मृत कोशिका। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अगर जीवित कोशिका की बात आ जाती है, जीवित कोशिका, तो जीवित कोशिका की खोज की थी किसने? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की थी। सबसे पहले किसमें खोजा था? माइकोप्लाज्मा नाम के जीवाणु में। माइकोप्लाज्मा नाम के जीवाणु को खोजा था और इन्होंने इसी में जीवित कोशिका की खोज की थी। माइकोप्लाज्मा जो है संसार की सबसे छोटी कोशिका है। संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, और इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न को सुमेलित करें। अब ये थोड़ा डिस्टेंस में होना चाहिए था, मैं इसको इधर से कट कर देती हूँ, है ना, इसको इधर से कट कर देती हूँ और इधर नोट कर देती हूँ। लाइसोसोम के सामने क्या है? क्या लिखा है? पावर हाउस। पावर हाउस। ठीक है, डीएनए के सामने लिखा हुआ है गुणसूत्र, और माइटोकॉन्ड्रिया के सामने लिखा है आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली। आपको सुमेलित करना है, मिलान करना है। ठीक है, ये पूरा कट कर दो, यहाँ से पूरा कट कर दे, यहाँ से ये भी पूरा कट कर दिया है और ये भी पूरा कट कर दिया है। तो आपको बताना है कि लाइसोसोम का वर्ग क्या होता है। लाइसोसोम क्या होती है? आत्महत्या की थैली होती है। ठीक है, तो पहले का तो आखिरी आ जाएगा। डीएनए का काम क्या होता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। या आप नंबरिंग कर लो यहाँ पर 1, 2 एंड 3, ये इसका सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये 1, 2 एंड 3, पहले का तीसरा, ये रहा पहले का तीसरा, दूसरे का, ये बी ऑप्शन आएगा इसका। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, ये फिर से वही रिपीट हो गया। कोशिका प्रकार्यात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिकाओं के फंक्शनल यानी कि कोशिकाओं की क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जीवद्रव्य, केंद्रिका, सूत्रकणिका या केंद्रक? नाभिक को ही केंद्रक कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन डी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा इसका। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होता है। एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज या प्रोफेज? वही फिर से पूछ लिया है कोशिकाओं के बारे में कि कौन सा इसमें विभाजन होता है। मध्य रेखा पर होता है। क्या होता है? एनाफेज होता है, टेलोफेज होता है, मेटाफेज होता है या प्रोफेज होता है? वही मेटाफेज रिपीट हुआ है। पिछला क्वेश्चन जो था सेम ही है, वैसा ही उसी टाइप का है। मेटाफेज आएगा इसका आंसर। देखो डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है। सूत्री विभाजन मुख्यतः जनन कोशिकाओं में, जो जर्म सेल होती है या जो प्रजनन वाली कोशिका होती है, उनके अतिरिक्त सभी जीवित कायिक कोशिकाओं में होता है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः एक कोशिकीय जीवधारियों का जनन होता है, बहुकोशिकीय जीवधारियों में वृद्धि हो जाती है। अगर एक कोशिकीय जीव होगा, यूनिसेलुलर जीव होगा, तो उसी प्रकार की कोशिकाएं नए जीव जनरेट हो जाएगा। और अगर बहुकोशिकीय होगा, जिसके हम लोग होंगे, तो एक कोशिका विभाजित होकर अन्य कोशिकाओं में बदल जाएगी। जीवधारियों में सूत्री विभाजन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। पौधों में सूत्री विभाजन मुख्यतः विभोजितक कोशिकाओं मेरिस्मेटिक सेल्स में होता है। यह कोशिका जड़ या तने के शीर्ष पर स्थित होती है। सूत्री विभाजन प्रक्रिया के मेटाफेज चरण के दौरान विभाजित कोशिका डिवाइडिंग सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर कि जो यूनिसेलुलर होंगे उसमें से जो सेल डिवाइड होगी, तो वो डिवाइड होकर एक नया जीव बना लेगी, नया जीव।
ठीक है, एक और ऐसा जीव बन जाएगा। जैसे कि अमीबा हो गया, अमीबा क्या यूनिसेलुलर है, पैरामीशियम क्या यूनिसेलुलर है। तो अगर इनकी सेल्स डिवाइड होगी तो इनके ऑफस्प्रिंग जनरेट हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे अंदर ये कंडीशन होती है तो एक जो मदर सेल होती है वो डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और 2 डॉटर सेल्स आगे चलकर और 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे अंदर तो ये सेल का विभाजन यानी कोशिका विभाजन हो जाता है आसानी से, पर जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें नया जीव ही उसमें निर्मित हो जाता है। तो यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है मेटाफेज। चलो, आज की क्लास के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट करवा दिए हैं आपको। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ हमारे जो YouTube चैनल है वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे रेलवे की एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन ही हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप भी सॉल्व कर सकते हैं। विद डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पर दे रखा है, और साथ में हमने बहुत सारी कई जानकारियाँ बताई है। तो आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में, क्योंकि अब की बार है RRB पार। ठीक है, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।